ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल आप लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, कल आप लोग पढ़ रहे थे इलास्टिक कोलिजन। और अंजलि शर्मा, मेरे पास प्रैक्टिस के कोई क्वेश्चंस नहीं है। कोशिश करिए कि आप अपने आप बुक से प्रैक्टिस करें ना। मेरे पास पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चंस टाइप नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं दे पाऊंगा, है ना। जो भी आपके पास बुक्स है आप प्रीवियस ईयर बुक्स ले सकते हैं, मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स आ रही होंगी, तो आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर लें। पर्टिकुलर मेरे पास कोई बुक नहीं है, ठीक है, और ना ही मेरे पास कोई प्रिंटेड मैटर है। चलिए, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसको पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, माफ कीजिएगा, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कल आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कल आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि अगर दो चीजों की टक्कर होती है, तो दो चीजों की टक्कर होने के बाद अपने इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। आपको याद होगा, आपने कहा था कि एक चीज जब दो चीज से टक्कर खाती है, मतलब टकराती है, चलिए तो ठीक है। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने कहा था कि अगर एक चीज दूसरी चीज से टकरा रही है, तो आपने कहा था कि दोनों की टक्कर होने के बाद अगर वेलोसिटी v1 और v2 है, तो उन दोनों के फॉर्मूले आप लोगों ने लिखे थे। आपको याद भी होगा मेरे ख्याल से कि आपने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे। v1 और v2 के आपने फॉर्मूले याद होंगे। आपने कहा था m1 माइनस m2, v1 बराबर था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से आपने v2 का भी फॉर्मूला पढ़ा था, और वो पढ़ा था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस में 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको शायद याद भी होगा। इतने फॉर्मूले कल आपने डिस्कस किए थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कल तो आपने पढ़ा था दो केस, कल आपने पढ़ा था पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर का केस, जिसमें आपने v1 और v2 निकाला। आज हम जानना चाहेंगे कि अगर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब जब हम बात करते हैं दो चीजें चिपक जाती हैं, इसका मतलब दो चीजें चिपक जाती हैं। आप कैसे पहचानोगे कि परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर? तो सिंपल तरीका पहचानने का है कि जब भी दो चीजों की टक्कर होगी और दोनों चीजें चिपक जाती हैं, कोई चीज टकरा के लौट कर नहीं आती है, इस टक्कर को हम पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं दो चीजें चिपक जाती हैं, उसका केस है, चिपक जाती हैं, चिपक जाती हैं। तो जब दो चीजें चिपक जाती हैं वो वाला केस है। हम ये पढ़ना चाहते हैं, दो चीजें चिपक जाती हैं। तो आइए जरा इसको भी देखते हैं कि दो चीजें चिपकने वाला केस है। मान लेता हूं कि एक बॉडी है, और हम आपसे ये कहते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है, और दोनों बॉडी टकराने के बाद में क्या करती हैं? दोनों बॉडीज एक ही बन जाती हैं। एक ही बन जाने का मतलब ये हुआ, एक ही दोनों बॉडीज क्या हो जाती है बच्चों? बन जाती हैं, यानी चिपक जाती हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों की टक्कर हुई है। इन दोनों की टक्कर होने का मतलब ये हुआ कि मैं आपसे कह देता हूं ये टक्कर हो रही है। पहला द्रव्यमान हम m1 मान लेते हैं, और m1 मान लेते हैं u1 से चल रहा है। m2 द्रव्यमान की बात करें तो हम मान लेते हैं ये u2 से चल रहा है, और हम ये कह देते हैं कि दोनों बॉडी चिपक जाती हैं, यानी m1 और m2 चिपक जाते हैं, और इन दोनों की वेलोसिटी यानी इन दोनों का वेग कुछ v बन जाता है। मान लीजिए v बन जाता है। एक बात हमें समझ में आ रही है कि चिपकने वाले की बात लेकर चलो तो ये इस चीज के अंतर्गत आएगा। तो हम दो चीजों के चिपकने की बात लेकर चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब दो चीजें चिपक जाएंगी तो आखिर कितनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा? गतिज ऊर्जा की हानि तो होगी, पर क्या मैं निकाल सकता हूं कि गतिज ऊर्जा की हानि कितनी होगी और कितनी नहीं होगी? तो सबसे पहली बात हम निकालना चाहते हैं वी कितना होगा। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वैसे तो न्यूमेरिकल कर पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने आपसे कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग का संरक्षण का नियम कभी भी लगा दो, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कभी भी लगा दो, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने पर, यानी संवेग के संरक्षण के नियम लगाने पर, संवेग के संरक्षण के नियम लगाने पर। और संरक्षण का नियम अगर मैं लगा दूं तो ये हो जाएगा m1 इंटू में हो जाएगा u1 प्लस में हो जाएगा m2 इंटू में हो जाएगा u2 इक्वस टू हो जाएगा m1 प्लस में हो जाएगा m2 इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा v। बहुत सिंपल सी भैया, टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम क्या होगा? टक्कर के बाद के टोटल मोमेंटम यानी कुल संवेग के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होने वाला है, यानी दोनों मोमेंटम क्या होने वाले बच्चों? बराबर होने वाले हैं। दोनों संवेग क्या होने वाले? बराबर होने वाले। अब आप ये समझिएगा कि अगर दोनों बराबर है और मुझे v निकालना है, तो v निकालने का फॉर्मूला कितना होगा? तो ये पूरा का नीचे ले आते
जाते हैं, एक बात और बता दूं, उसको रटने की कोशिश मत करना। मैं आपसे बोलूंगा कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण को लगाना सीखें, बाकी रटना ना सीखें। इसका फॉर्मूला कितना बनेगा, m1 प्लस m2 बनेगा। फिर से कह रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं बस निकाल के बता रहा हूं कि निकलता कैसे है, पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, आप बेसिक चीज याद रखना कि आपको हमेशा संवेग के संरक्षण का नियम ही लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही हमेशा लगाना है, और कुछ सोचना ही नहीं है। हमेशा हमेशा क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगा के चलना है। और इस तरीके से टक्कर से पहले क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, टक्कर के बाद दोनों एक ही हो गए हैं, m1 प्लस m2, और इन टू में क्या हो गया है, v हो गया है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हो, इसी को हम संवेग के संरक्षण का नियम कह सकते हैं। आई होप आपको एक चीज याद हो गई हो, पहली बात जो हमें याद रखनी है। दूसरी बात, कितनी काइनेटिक एनर्जी की हानि हुई, अगर मैं बात करूं कितनी गतिज ऊर्जा की हानि हुई, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की हानि, गतिज ऊर्जा में हानि। अगर गतिज ऊर्जा में हानि की बात करें तो कितनी हानि होती है, तो डायरेक्टली आप ये समझ सकते हो। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा के ई बराबर में होगा 1/2 इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में होगा m1 प्लस m2 इंटू में होगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर आप कभी एनर्जी लॉस बताना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बताकर चल सकते हैं। और अच्छा, अगर आप और लिखना चाहोगे टोटल एनर्जी लॉस नहीं होता, तो आप एक और चीज को भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, इसको आप 1 माइनस ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी कर लो और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर भी कर लो। और आप इस तरीके से देखेंगे कि आप एक फॉर्मूला गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का एक फॉर्मूला और लिख पाएंगे। तो आप ये बोलेंगे कि गतिज ऊर्जा में हानि कितनी होगी, तो हम इस तरीके से उसको लिखकर चल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट की बात लेकर चलूं तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा इसी तरीके से लिखा जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा में हानि इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, बात सिंपल सी है, ठीक है यश, कोई बात नहीं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो आपको एक बात समझ में आएगी, हमने दो चीजें पढ़ी कि दो चीजों के टक्कर होने के बाद क्या होगा और ये दोनों कांसेप्ट क्या होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज यानी गतिज ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा, m1 माइनस m2 होगा। इस तरीके से भी आप इसको लिखकर चल सकते हैं। एक बात और, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो मेरे भाई, क्या बात आपको समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलो भैया जी, क्या बात समझ में आ रही है? एक टॉपिक पिछला वाला था, उसमें एक चीज लिखना भूल गया हूं मैं। इलास्टिक कोलिजन के केस में, यानी कल वाले के लिए एक फॉर्मूला और लिख लेना। ये फॉर्मूला मैंने एक किताब में डायरेक्ट देखा था प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, इस पर एक न्यूमेरिकल मैंने डायरेक्ट देखा था, मैं चाहता हूं वो न्यूमेरिकल भी कर लो। अगर कल वाले कल के केस में, कल के लिए था, तो अगर आपने कहा था v1 बाई v2 का मान कितना होगा, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई के बराबर भी होता है। तो अगर आपको ई दिया है तो भी आप अनुपात यानी रेशियो दिखाकर चल सकते हैं। इस तरीके से दो फॉर्मूले हमारे पास बैठते हैं। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और हम बात लेकर चलें तो प्रत्यास्थ टक्कर, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़कर चलने हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए भैया, बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अगली चीज की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं और ध्यान से दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। आज हमने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आओ न्यूमेरिकल पे ही चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m with velocity v strikes to identical stationary mass and stick to it final velocity will be, नमस्ते बेटा विनय, फाइनल वेलोसिटी विल बी। तो हमसे पूछा गया है अंतिम वेग कितना होगा, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी। तो एक क्वेश्चन है, जरा जल्दी से मुझे आंसर दे दो कि आपको क्या लगता है कि इसका क्वेश्चन का कितना आंसर निकलेगा, कितना उत्तर नहीं निकलेगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो कितना वेग होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m और वेग v हो, चलते हुए एक स्थिर m द्रव्यमान से टकराता है और चिपक जाता है तो क्या होता है, चिपक जाता है। तो ये क्या होता है, दोनों स्टिक कर गए और हमसे पूछा गया कि इसका उत्तर कितना होगा, पूछा गया अंतिम वेग कितना होगा। जरा मुझे आंसर बताइएगा, इसका अंतिम वेग क्या होगा। अंतिम वेग होगा,
हमें बताना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। एक बार ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ कि आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा और कितना नहीं रहेगा। ठीक है, जय हिंद बेटा। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा कितना नहीं होगा। एक बार ट्राई करो कि क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने आपसे कहा था कि आप ये समझ लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण का नियम तो हमेशा लगता है, चाहे मुंह उठा के कहीं पर भी लगा सकते हो। आप ये समझ लो कि आपका इसका आंसर तो निकलना ही निकलना है। जब भी हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो सिंपल सी बात समझिएगा, संवेग के संरक्षण का नियम हमेशा लगाया जाता है। बोला गया m द्रव्यमान v वेग से चल रहा है और भैया जी ये रेस्ट पोजीशन यानी विराम द्रव्यमान में एक और है, और इन दोनों की जब टक्कर होती है तो टक्कर होने के बाद दोनों चिपक के चलने लग जाते हैं। और आपसे पूछा गया है v डैश का मान कितना होगा, और दोनों के द्रव्यमान कितने हैं, m और m 2m द्रव्यमान हो गए हैं। और हमसे पूछा गया कितना वेग होगा। तो मेरे भाई हमने कहा था कि संवेग के संरक्षण अगर आप नियम लगा दें, अगर आप संवेग के संरक्षण का नियम लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें, संवेग के संरक्षण का नियम लगा दें, संवेग के संरक्षण का नियम लगा दें, तो संवेग के संरक्षण का नियम लगाने पर आपको पता है कि संवेग के संरक्षण का नियम कहता है टक्कर से पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। यानी टक्कर से पहले का कुल संवेग यानी जो टोटल मोमेंटम है ये टक्कर के बाद के टोटल मोमेंटम यानी कुल संवेग के बराबर होगा। और अगर दोनों बराबर हो गए मेरे भाई तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं m इंटू वी प्लस में कितना हो जाएगा 0, क्योंकि m इंटू 0, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2m इंटू वी डैश। और अगर मैं वी डैश लिखूं कितना होगा तो ये होगा m इंटू वी, अपॉन में हो जाएगा 2m, m से m कट जाएगा, और जहां से वी डैश की बात लेकर चलूं तो कितना होगा v/2 होगा। तो आप आंसर की बात लेकर चलूं तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा, v/2 निकल कर आएगा, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है ये समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम किसी भी, मैंने आपसे क्या कहा, टक्कर वाला कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए, आपको हमेशा क्या यूज करना है, हमेशा संवेग के संरक्षण के नियम का ही इस्तेमाल करना है, और कुछ इस्तेमाल ही नहीं करना है आपको जिंदगी में। आप ये समझ लो, आपको हमेशा इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करके चलना है, इसी तरीके से लिखकर चलना है। बोलो क्या बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें भाई, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 0.2 किलोग्राम विथ वेलोसिटी 80 किलोग्राम strikes to 2.8 किलोग्राम स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड गेट इनटू इट, यानी धंस जाती है, गेट इनटू इट, फाइनल वेलोसिटी विल बी। इसका उत्तर भी आप जल्दी से दे दीजिएगा, इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन के बाद मैं अपने कॉन्सेप्ट को अलग करता हूं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा करता हूं, पर आप ये समझ के चलिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो एक गोली 0.2 किलोग्राम की 80 मीटर पर सेकंड से चलाई जाती है, जो 2.8 किलोग्राम के लकड़ी के टुकड़े में धस जाती है। अंतिम वेग बताइए। आपको बताना है कि लकड़ी का टुकड़ा अब क्या होगा, मतलब कितना तेजी से पीछे की ओर जाएगा, ये हमें बता के चलना है। मेरे हिसाब से आपने सबने इसका उत्तर दे दिया हो कि इसका आंसर कितना होगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन को समझो, बोला गया है कि गोली है जो 0.2 किलोग्राम की गोली है और टकराती है, चल रही है 80 मीटर पर सेकंड से, टक्कर खाती है लकड़ी के टुकड़े से। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या क्या दे रखा है, पहले फिगर बनाते हैं। देखो देखो, फिगर बना के क्वेश्चन करना ज्यादा बेहतर लगता है चीजों को करने से, इसलिए कोशिश करो कि आप फिगर जरूर बनाया करो चीजों का, ठीक है मेरे भाई। टक्कर होने से पहले क्या है, टक्कर होने से पहले भाई गोली अलग है और लकड़ी का टुकड़ा अलग है। लकड़ी का टुकड़ा 2.8 किलोग्राम का है और विराम अवस्था में है। लकड़ी के टुकड़े से गोली जो है वो चल रही है 0.2 किलोग्राम की गोली है, और कितने से चल रही है, 80 मीटर पर सेकंड से। टक्कर होने के बाद गोली इसमें धस जाती है, इसमें धस जाएगी तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2.8 प्लस 0.2, आंसर कितना आएगा, 3 किलोग्राम। और कितने वेग से जाएगी बताना है, मान लो इसको वी डैश बोल देते हैं, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया इसका सही उत्तर कितना निकले। मेरे भाई मैंने आपसे 50 बार कहा है, जब भी आपको टक्कर का क्वेश्चन आए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण का नियम मुंह उठा के लगा सकते हो जब आपका मन करे। और अगर मुंह उठा के लगा सकते हो तो टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम कितना होगा, 80 इंटू में होगा 0.2, प्लस में होगा 2.8, इंटू में होगा 0, बराबर में कितना होगा, बराबर में होगा 3, इंटू में कितना होगा वी डैश की बात लेकर चलो कितना होगा, तो 8 दूनी 16, 16/3 इसका आंसर आएगा। और 16/3 की बात लेकर चलो तो 3 पॉइंट इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, 3.3 मीटर पर सेकंड अराउंड। और इसका उत्तर आप ऐसे करके चलेंगे, सॉरी 5.3 अराउंड। इसके आंसर की बात लेकर चलूं तो इसका आंसर इस तरीके से लिखकर चलेंगे तो 5.3 अराउंड इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 15, 1, 10, 3 तक 9। तो
अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 5.3 मीटर पर सेकंड निकल कर आएगी। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, संवेग के संरक्षण का नियम हमेशा लगता है जब भी आपको ये प्रश्न, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको करना हो तो आप ये समझ के चलिएगा, आप हमेशा लगा के चल सकते हैं। हेलो हर्षिंग सिंह रावत, हेलो बेटा। तो आप ये समझिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लगा के चलेंगे, ऐसे लगा के चलेंगे। बोलो क्या बात आपको ठीक है, क्या क्वेश्चन का एक लेवल इंक्रीज करें और एक लेवल और ऊपर चलें? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 0.2 किलोग्राम strikes to 2.8 kilogram simple pendulum and get into it and get into it and get into it if whole system jumps by 0.1 centimeter, if whole system jumps by 0.1 centimeter, 0.1 सेंटीमीटर, बेटा आवाज नहीं, 0.1 सेंटीमीटर नहीं, मीटर में लिखो यार, ऐसा यूनिट रखते हैं। if whole system jumps by 0.1 meter, find velocity of bullet, find initial velocity of bullet, initial velocity of bullet। सोचिएगा क्वेश्चन कैसे होगा, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, ये भी आपको आपकी बुक में देखने को मिल जाएगा। आपको मुझे बताना है कि कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। चलिए गुरुजी आज तो गुस्से, हाँ भैया दिख रहे हैं गुस्से में, क्या कहें, थोड़ा सा एक दो कमेंट देख लिए मैंने आते वक्त, मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था वो कमेंट्स। एक गोली, मतलब मैं ये सोचा कि यार मैं इतनी मतलब ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, ऑनेस्टी वाली बात है। सरल लोलक से टकराती है, से टकराती है, टकराती है और धंस जाती है। एक बात याद रखो यार, मेरी अगर क्लास डिले हो रही है तो उसका रीज़न मैं नहीं हूँ ना, मैं आपको पहले बता दूँ, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, या हो सकता है कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू हो। इस बात को हमेशा याद रखो। क्लास के टाइमिंग्स को लेकर मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, क्लास का डिले होना कभी भी मेरी तरफ से नहीं हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप चीज़ों को समझ पाओगे, वरना कोई बात नहीं है, आपको जो मन करे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और धंस जाती है, धंस जाती है और पूरा निकाय, और पूरा निकाय 0.1 मीटर उछल जाता है, उछल जाता है। गोली का प्रारंभिक वेग बताइए, गोली का प्रारंभिक वेग बताइए, गोली का प्रारंभिक वेग बताइए। तो हमें बताना है कि गोली का प्रारंभिक वेग कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी गोली की कितनी होगी, इतनी नहीं नहीं तुम्हें क्या सॉरी बोल रहे हैं, अरे कोई था राजा करके कोई था यार स्टूडेंट, चलो ठीक है। चल हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाई एक काम करते हैं, हमसे क्वेश्चन बोला रहा है यार कि एक सिंपल पेंडुलम है, मेरी बात को समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सिंपल पेंडुलम, लेट अस सपोज, मान लो एक सिंपल पेंडुलम है, और ये बोला गया ये सरल लोलक, ये जो सरल लोलक की आप बात कर रहे हैं, ये सरल लोलक मान लेते हैं, ये सरल लोलक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, ये सरल लोलक है बच्चों। ये सरल लोलक क्या करता है, ये सरल लोलक उछल जाता है जब इससे गोली टकराती है, जब इससे गोली टकराती है तो ये उछल जाता है। तो मान लेते हैं कि मेरे भाई ये क्या होता है, उछल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, उछल जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चों, उछल जाता है। ये क्या हो जाता है, उछल जाता है। तो मान लेते हैं कि 0.1 मीटर क्या हो जाता है बच्चों, उछल जाता है। तो 0.1 मीटर ये उछल गया, मान लेते हैं 0.1 मीटर ये क्या हुआ बच्चों, उछल गया। तो भाई ये जमीन थी, मतलब ये जो पहले था उससे कितना ऊंचा उछल गया है, ये 0.1 मीटर ऊपर की तरफ आ गया है। कितना आ गया है, 0.1 मीटर ऊपर की तरफ आ गया है, 0.1 मीटर ऊपर आ गया है। और मेरे भाई मेरी बात समझिएगा, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की सिचुएशन ये है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की सिचुएशन बच्चों क्या है, ये है। टक्कर से पहले और टक्कर से बाद की जो सिचुएशन है वो क्या है, ये है, ये सिचुएशन है। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद की सिचुएशन ये है। टक्कर से पहले क्या होगी, एक गोली होगी बेटा, और टक्कर से पहले की जो गोली है वो कितने वेग की है, कितने वेग से चल रही है वो हमें बताना है, यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमसे ये बोला गया है कि 0.2 किलोग्राम की गोली है। इससे पहले टक्कर से पहले 2.8 किलोग्राम, टक्कर होने के बाद तो ये 3 किलोग्राम हो ही गया, क्योंकि गोली इसी के अंदर धस गई है, इसी के अंदर फंस गई है। तो हमसे बोला गया है कि हम निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बात समझो मेरे भाई, अगर आप यू निकालना चाहते हो कैसे निकले, कैसे निकले, देखो एक बात आप जानते हो कि अगर मैं संवेग के संरक्षण का नियम लगाऊं, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं, तो टक्कर से पहले ये दोनों थे और टक्कर के बाद में गोली पीछे गई, है ना, ठीक है जी।
अब अगर मैं मेरी बात को समझना, अगर मैं मेरी बात को समझना, ये सिंपल पेंडुलम इस तरीके से ऊपर चला गया। अब मेरी बात को मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको किसी तरीके से, अगर आपको किसी तरीके से इसका पीछे जाने का वेलोसिटी अगर आपको पता लग जाए, अगर आपको ये पता लग जाए कि ये सिंपल पेंडुलम पीछे गया है, तो जब पीछे जाने का अगर आपको वेग पता लग जाए, कितने वेग से पीछे गया है, तो आप कॉन्सेप्ट बता पाओगे। आप m1v1 बराबर m1v1 प्लस m2v2 बराबर में m3v3 लगा पाओगे। तो अगर आपको यहां पर वेलोसिटी पता चल जाए कि कितने वेग से ये पीछे गया है, तो आपका ये अंत काम चल जाए। अगर आप किसी तरीके से ये वेलोसिटी यानी पीछे जाने का वेग निकाल दो, तो आप क्वेश्चन कर पाओ। कैसे कर पाओगे? आपको पता है m1v1 प्लस m2v2 बराबर में m3v3। अगर v3 बन जाए तो आप m1u1 निकाल सकते हो, ये तो जीरो ही होगा, ये तो विराम अवस्था में। मेरी बात को समझो, m1v1 प्लस m2v2 बराबर में m3v3। अगर मैं v3 बता दूं, अगर मैं इसकी वेलोसिटी बता दूं, अगर मैं इसका वेग बता दूं, तो मेरा कॉन्सेप्ट। लेकिन आप मुझे दिमाग लगा के बताओ कि आपको ये नहीं पता कि जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है, तो मैंने आपसे 50 बार कहा है, आपका दिमाग सबसे पहले ये चलना चाहिए कि सर जी अगर ऊपर जा रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा मिल रही है। और पोटेंशियल कहां से आई होगी इसके पास? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा से ही तो आई होगी। भाई एक्चुअली में जितना तेजी से ये पेंडुलम पीछे जाएगा उतना ही तो ऊपर जाएगा, जितना तेजी से पीछे जाएगा उतना ही ऊपर तो जाएगा। यानी गोली जब इससे टक्कर खाएगी तो जितना तेजी से पीछे जाएगा उतना धीरे जाएगी तो धीरे, तेज जाएगा तो तेज। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्या इसकी गतिज ऊर्जा ही इसको स्थैतिक ऊर्जा देगी? क्या इसको काइनेटिक एनर्जी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी देगी? जितना तेजी काइनेटिक होगी, जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी काइनेटिक होगी उतनी पोटेंशियल होगी, जितनी स्थैतिक होगी उतनी गतिज, सॉरी जितनी गतिज होगी उतनी स्थैतिक, जितनी गतिज होगी उतनी स्थैतिक होगी। सीधी सी बात है भाई, काइनेटिक ही तो पोटेंशियल में बदल रही है, यानी स्थैतिक ऊर्जा वहां कहां से रही है? आप तो गतिज ऊर्जा रही है ना मेरे भाई। हाइट अपने आप कैसे आ जाएगी भाई? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये समझो, मैं ये कह सकता हूं कि भाई 1/2, अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो 1/2 m v डैश स्क्वायर किसके बराबर में होगा? mgh में होगा। मेरे भाई ये समझिएगा, अगर ये ऊपर नीचे से ऊपर गया है तो इसका मतलब एक एनर्जी यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा बदली है। और अगर ये बदली है तो m से m कट जाएगा, क्या v डैश का बराबर अंडर रूट में 2gh हो जाएगा। और आप मुझे एक बात बताओ, क्या v डैश का फॉर्मूला आपको नहीं पता? 2 × 10 × h की वैल्यू 0.1 है, आंसर निकल कर आएगा √2 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ क्या बात ठीक है? बोलो क्या दिक्कत है भैया जी? कितना निकला? √2 मीटर पर सेकंड, है ना जी? बहुत सिंपल सी बात है ना, √2 मीटर पर सेकंड। अब एक बात समझना, हमें ये पता चल गया ये कितने वेग से पीछे जाएगा, ये वी डैश पता लग गया मेरे भाई, वी डैश पता लग गया, ये वी डैश पता लग गया, हमें ये पता लग गया पीछे कितने। तो भाई अब तो संवेग के संरक्षण का नियम लगेगा ना, टक्कर के बाद और टक्कर के पहले। तो अगर मैं लिखूं अब संवेग के संरक्षण का नियम लगाऊं, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं या लीनियर मोमेंटम लगाऊं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने पर क्या ये बात समझ में नहीं आएगी कि टक्कर से पहले 0.2 × u प्लस में 0 बराबर में टक्कर के बाद में द्रव्यमान, गोली धस गई है, गोली धस गई है मतलब 3 किलोग्राम, ठीक है जी, 3 किलोग्राम, ठीक है जी। इनटू में कितना? इनटू में हो जाएगा √2। बोलो भैया जी किसी को दिक्कत हो? उसके बाद क्या दिक्कत है? उसके बाद तो हमारे लिए करना मतलब 2 कौड़ी का खेल है, फिर क्या दिक्कत है भैया जी? फिर तो कोई चलते फिरते इसका उत्तर बता सकता है। अब भैया कितना निकलेगा इसका आंसर? अब आपको मुझे ये बताना है, बस इतनी सी बात है। करो जरा, मुझे सॉल्व करो, मुझे बताओ इसका आंसर कितना निकलेगा और कितना नहीं निकलेगा। कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा? 3√2 आएगा, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? यू निकालना है तो कितना होगा? 3 × √2 अपॉन में 0.2 हो जाएगा, 0.2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 15√2, और 15√2 को हम क्या बोलते हैं? 21 मीटर पर सेकंड होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप 21 मीटर पर सेकंड लगा सकते हैं, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। तो आप कॉन्सेप्ट को समझना मैं क्या कह रहा हूं, फिर से समझो। हमें ये यू निकालना था बच्चों, कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है संवेग के संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हमेशा लगता है m1v1 प्लस m2v2 बराबर m3v3। पर v3 कैसे निकालें? अगर v3 पता लग जाए तो u पता लग जाएगा। तो भैया v3 लगाने के लिए मैंने एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर दिया, यानी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में चेंज कर दिया, इस गतिज ऊर्जा को स्थैतिक ऊर्जा में चेंज कर दिया, दोनों को बराबर करके v निकाल दिया। तो अगर v पता लग गया तो m1v1 प्लस m2v2 बराबर m3v3 करके अपना कॉन्सेप्ट लगा के अपना आंसर निकाल दिया। इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है मेरे भाई। मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हैं। बोलो भाई क्या दिक्कत है आप लोगों को? हाँ जी प्रियांशु, डबल कहाँ मिलेगा? डाउट ग्रुप कहाँ मिलेगा? चलिए ठीक है, काफ़ी कमेंट हो गए प्रियांश ना, तभी तुम्हारे कमेंट की वजह से मेरे को सारे मैसेज नहीं दिखाई दिए। राधे राधे जी, राधे राधे। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, काफ़ी कमेंट हो गए बेटा प्रियांशु, है ना, इतना ही बहुत बहुत है ना। तो आप ये समझ के चलिएगा, इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो, इस तरीके से हम चीज़ों को लिखकर चल सकते हैं। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई? चलें क्या अगली तरफ की तरफ? तो भाई जी इस तरह के हमारे सवाल आपके पेपर में बनते हैं, आपके पेपर में इस तरह के सवाल बनकर चलते हैं। आपने ऐसे कई तरह के सवाल आपके पेपर में पहले भी किए होंगे, मेरे हिसाब से आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ऐसा मैं सोचकर चलता हूँ। ठीक है जी, 4 कहाँ गया समझा नहीं? 4 कहाँ था यहाँ पर? 4 नहीं है मेरे भाई, यू है, यू है बेटा, अनुषा बेटा यू है, वो यू, इसको निकालना है। 4 नहीं है वो, यू है भाई।
4 नहीं है भाई, वो यू है भाई। चलो, एक बार ये क्वेश्चन आया था, जरा ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है जो भी पेपर में पूछा गया, और बहुत आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। अ बॉय ऑफ मास 0. नहीं सॉरी, अ बॉय ऑफ मास 52 किलोग्राम जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक आदमी है, वो कितने से दौड़ रहा है भाई साहब? वो दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। कितना? 52 किलो का आदमी दौड़ रहा है कितने? 2 मीटर पर सेकंड से। किस पे कूदता है? स्टेशनरी मास, यानी स्टेशनरी कार्ट का मतलब एक रुकी हुई बैलगाड़ी है, वो जो 3 किलोग्राम का मास है उस पर कूदता है। कार्ट इज फिक्स्ड विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स, तो कार्ट जो है वो फ्रिक्शनलेस व्हील्स पर है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि टक्कर होने के बाद स्पीड की कार्ट क्या होगी। मैं फिर से समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन सिंपल सा है बेटा, अगर मैं बात बताऊं तो क्वेश्चन इस तरह का है कि भाई साहब एक आदमी दौड़कर आया, दौड़कर भगकर आया, दौड़कर आया, और दौड़कर आकर क्या किया बेटे? दौड़कर आकर क्या किया? दौड़कर आया, कितने का है? 52 किलोग्राम का है। 52 किलोग्राम का है, 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। बैलगाड़ी पर कूद गया। बैलगाड़ी पहले रुकी थी, और जब बैलगाड़ी पे कूदा तो भाई बैलगाड़ी पे कूदने लग गया। बैलगाड़ी पहले तो रुकी थी, अब बैलगाड़ी जब चलने लग गई तो उसकी वेग बताना है, उसकी वेलोसिटी बताना है। अब बैलगाड़ी पे कूद गया तो क्या टोटल मास यानी कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? आदमी प्लस बैलगाड़ी, और आदमी प्लस बैलगाड़ी कितना होगा? तो 52, और इसका कितना दिया? 3 किलोग्राम। तो हमने कहा इन दोनों का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55। बस क्या लगाना है? संवेग के संरक्षण का नियम। आपको मैं एक बात बता दूं, आपके पेपर में 100% मुझसे आज लिखवा लीजिए, लिख कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पेपर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण के नियम पर न्यूमेरिकल आएगा इस साल के पेपर में। हर साल आता है क्वेश्चन मोमेंटम पर, आप ये समझ लीजिए इस साल भी आएगा। और संवेग के संरक्षण का नियम का कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ नहीं करना है। m1v1 यानी 52 इंटू में कर देंगे 2, m1v1 मतलब 52 इंटू में 2 प्लस में इसका 3 इंटू 0 बराबर में टक्कर के बाद 55 इंटू वी डैश। अपना आंसर निकाल लो वी डैश, और आपका क्वेश्चन। कितना आसान सा सवाल है, जिस क्वेश्चन को आपके पेपर में 2022 के पेपर में पूछा गया एनडीए में, जो बहुत ही 2 कौड़ी का कुल मिला के सवाल है। आप ये कॉन्सेप्ट समझ के चलिए कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस तरीके से ये सवाल हल हुआ है। क्या बात आपको क्लियर है? क्या अभी तक की बातें एकदम क्लियर हुई हैं आप लोगों को? ठीक है जी भैया जी। सर बता दें कहाँ डाउट ग्रुप मिलेगा बेटे? टेलीग्राम पे मिलेगा डाउट ग्रुप, और कहाँ मिलेगा बेटे? चलिए बात ठीक है, क्या बात ठीक है? चलिए भैया बहुत बढ़िया। आ, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक केस हो गया इस चैप्टर का। अब हम दूसरा हिस्सा करने वाले हैं। दूसरा हिस्सा है 2 डायमेंशनल मोशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन पर, यानी द्विविमीय संगत पर, 2 डायमेंशनल पर, 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय टक्कर। ये वाले न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे अगर आपके पेपर में आता है तो? 2 डायमेंशनल कैसे करेंगे जरा सीखते हैं। 2 डायमेंशनल कैसे होते हैं? भाई मेरी एक बात समझिएगा, आपसे बोल रहा है कि एक गई दूसरे से टक्कर खाई, टक्कर खोने के बाद में एक चली गई इधर और एक चली गई भाई इधर। ठीक है जी, अच्छा हो तो इसको अलग कर लो, थोड़ा सा सही लगेगा। चलिए सुनिएगा मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूं बेटा। जब भी
दो चीजों की टक्कर होती है और जब कोई चीज एक से ज्यादा जगह चली जाती है तो आप एक बात याद रखो कि कोई भी संवेग के संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा एक ही लाइन में लग सकता है, एक ही रेखा में लगा सकते हो, या तो आप इसे एक्स में लगा सकते हो या वाई में लगा सकते हो और कहीं नहीं लगा सकते। ये भी तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, समझा कैसे लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण का नियम क्या लगेगा, संवेग के संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम कैसे लगेगा मैं आपको समझाता हूं। देखो टक्कर के पहले क्या था, टक्कर के पहले था बच्चों m1 इंटू u1 था, प्लस में कितना था बच्चों, प्लस में था m2 इंटू u2 था। टक्कर के बाद में कितना था बेटा, m1 था। लेकिन मेरे भाई ये x में थोड़ी ना है, ये तो x और y दोनों में है, इसका x वाला घटक देखना पड़ेगा क्योंकि हम तो सिर्फ x में लगा सकते हैं ना इस नियम को, हम किसी और दिशा में तो लगा नहीं सकते। तो जब x में लगा सकते हो और ये वाली जो गति है इसका x घटक देखना पड़ेगा, इसका x घटक देखना पड़ेगा। ये तो टू डायमेंशनल यानी द्विविमीय गति है और इसका x घटक देखना पड़ेगा। और बेटा अब x घटक देखोगे तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये अल्फा एंगल है तो इसका x घटक कितना होगा, क्या इसका x घटक मेरे भाई, क्या इसका x घटक मुझे बताना, क्या इसका x घटक, इसका x घटक क्या v1 cos अल्फा होगा। मुझे बताओ, मेरी बात गलत हो तो मुझे बता दो, टोक दो भाई। भाई अगर ये v1 से जा रहा है और अल्फा एंगल पे है तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा, v1 cos अल्फा, और इसका x कंपोनेंट कितना होगा, इसका x कंपोनेंट कितना होगा, इसका x कंपोनेंट होगा मेरे भाई, इसका x कंपोनेंट होगा v2 cos बीटा। मुझे बताओ क्या दिक्कत है, बस बहुत नहीं सरल नहीं है। अब क्या लगाना, कुछ नहीं लगाना भाई। अब आप देखो m1 और इसके साथ में हो गया v1 cos अल्फा प्लस में m2 इंटू v2 इंटू कॉस बीटा। ये लीजिए, बस ये तरीका अपनाना होता है अगर एक से ज्यादा दिशाओं में कोई चीज जाती है तो। आप ये समझ लीजिए बुक का एक मात्र एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बन पड़े, इतना मेरा आपसे वादा है। आप अगर कॉलिजन मेरे साथ ढंग से पढ़ लिए तो ये बता दूं आपको, कैसा भी सवाल आ जाए आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि मैं सारे टाइप करा देता हूं भाई। तो आप ये समझ के चलिएगा इस तरीके से आप क्वेश्चन बन सकते हो और ये तरीका बताने का होगा। तो अगर हम कहते हैं कि अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन में जाना है तो बस कंपोनेंट ले लो एक्स में और फिर से वही नियम लगाने लग जाओ, और इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल इसमें भी हम आपको करा के बता देते हैं कि क्वेश्चन कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ है। जरा इस चीज के बारे में भी बात कर लेते हैं, इस चीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। बोलो भैया जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना ठीक है। फिर एक पहला थोड़ा आसान सा क्वेश्चन, फिर थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डाल लेते हैं, जरा समझिएगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, a mass m, a mass m, a mass of 2 kilogram with velocity 2 kilogram with velocity 10 meter per second strikes to stationary mass m, stationary mass m at the corner 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 mass 4 kilogram at the corner. If 2 kilogram moves at 30-degree angle with velocity 1 meter per second and 4 kilogram moves with 45-degree angle, find its velocity. आप बता दो, मजा ही आ जाए। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? अनुष्का रमेश, ट्रिपलिंग फिजिक्स है, ट्रिपलिंग फिजिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ एक स्टेशनरी मास 4 किलोग्राम से टकरा रहा है, वो भी कॉर्नर पे। और भैया जी 2 किलोग्राम है वो 30 डिग्री एंगल पे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और 4 किलोग्राम वाला 45 पे जा रहा है। आपको बताना है जो 4 किलोग्राम वाला जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका वेग कितना होगा। ये कॉन्सेप्ट है, हिंदी में भी लिख देता हूं। एक द्रव्यमान 2 किलोग्राम का द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड से दूसरे द्रव्यमान 4 किलोग्राम से टकराता है। 2 किलोग्राम 30 डिग्री के कोण पर 1 मीटर पर सेकंड से चला जाता है। 4 किलोग्राम 45 डिग्री के कोण पर जाता है।
जाता है उसका वेग बताइए। चलिए, आप मेरे ख्याल से इस प्रश्न का या इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए तो बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। 9.7, बहुत बढ़िया सुधाकर, बहुत बढ़िया। 9.7 अपना दिमाग लगाओ और सोचो। देखा, फिजिक्स सीख हो गई, मेरे साथ समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। मैंने आपको बताया 9.7, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप एक बात समझिएगा, मैं फिगर जल्दी से बना देता हूँ। फिगर क्या है, आपसे बोला गया भाई साहब कि 2 किलोग्राम वाला है, 2 किलोग्राम वाला चल रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 10 मीटर पर सेकंड से चलता 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 दूसरे से टकरा जाता है, दूसरा टकरा जाता है, 4 किलोग्राम का है और ये विराम स्थिति में है, यानी रेस्ट पोजीशन में है। किसमें है, 4 किलोग्राम से टकराता है और ये विराम में है, ध्यान रखिएगा, विराम में है। अगर मैं बात लेकर चलूँ कितना होगा, तो इन दोनों की जब टक्कर होती है तो टक्कर होने के बाद में क्या होता है, टक्कर होने के बाद में क्या होता है मेरे भाई, टक्कर होने के बाद में क्या होता है मेरे भाई, जो पहला वाला है, जो पहला वाला है जिसको हम बोल देते हैं 2 किलोग्राम वाला, 2 किलोग्राम वाला चलने लग जाता है। 2 किलोग्राम वाला कितने चल रहा है, 30 डिग्री के कोण पर। याद रखते हैं। तो भाई साहब क्या होता है, जो 2 किलोग्राम वाला होता है वो कितने से चलता है, तो 2 किलोग्राम वाला चलता है 30 डिग्री के कोण पर चलता है, और 30 डिग्री के कोण पर चलता है कितने से चलता है, 1 मीटर पर सेकंड से चलता है। और जो दूसरा वाला हिस्सा होता है वो चलता है 45 डिग्री के कोण पर इसका वेग आपको नहीं बताया गया है। इसका वेग आप वी लेज मान लीजिए, वी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। आपको बताना है कि टक्कर के बाद ये सिचुएशन है, आपको आंसर बता के चलना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना होगा। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, टक्कर से पहले की बात लेकर चलूं तो कितना होगा। तो मेरे भाई मैं डायरेक्ट कर देता हूं, समवेग संरक्षण का नियम लगाया, 2 इंटू 10 प्लस में 4 इंटू में 0, टक्कर के बाद में एक्स दिशा में लगाएं तो भैया जी 2 इंटू में इस 1 मीटर पर सेकंड का घटक कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस में क्या होगा, इसका कंपोनेंट कितना होगा, इसका घटक कितना होगा, बात लेकर चलूं तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना है 4 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में वी cos 45। आप में से अगर किसी को बात समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ लो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलो कितना होगा, ये 20 हो जाएगा, 20 बराबर कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा √3/2, तो ये बचेगा √3 प्लस में कितना हो जाएगा 4 इंटू वी इंटू में cos 45 होगा 1/√2। मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया जी। इसके आंसर की बात लेकर चलो कितना होगा, तो 20 माइनस में कितना हो जाएगा √3 इंटू में क्या हो जाएगा √2 इंटू में क्या हो जाएगा √2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चेक कर लेना, आप सभी का आंसर ऐसे ही कुछ आ रहा होगा और ये हमारा वी का वेलोसिटी होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। हेलो भास्कर, इस तरीके से प्रश्न किया जाएगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या है कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, बोलो भाई, बोलो भाई। बोलो भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और बहुत छोटी सी बात हमें बता के चलनी है। अच्छा भास्कर, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो अभी तक क्या रिकॉर्डेड क्लास देखते थे, चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कराऊँ, एक और क्वेश्चन करा दूँ या फिर आगे बढ़ूँ, और प्रैक्टिस कराऊँ या आगे बढ़ूँ। आज का पूरा दिन तो हमने न्यूमेरिकल्स कराने में लगा दिया पूरा। क्वेश्चन करा दूँ, चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर, एक और क्वेश्चन कर लो। अच्छा आगे बढ़ूँ, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार, सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। मतलब पेपर में फिर एक क्वेश्चन और लगता है मुझे जो हो सकता है फंस जाए, इसलिए मैं करा ही देता हूँ यार, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है, अ मास m, बस आप करना सीख जाओ, बस मेरे लिए काफ़ी है। अ मास m with velocity v strikes to v moving in east direction strikes with identical mass m, velocity v, moving in north direction and stick to it, and stick to it. After collision they moves at
45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, फाइनल वेलोसिटी विल बी, फाइनल वेलोसिटी विल बी। चलो प्रैक्टिस कर बढ़ो सर। ठीक है भैया जी, तेज सर आगे बढ़ो, बस एक और आगे बढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम बचा है। मैं सोच रहा हूँ आज यही करूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक ना स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन है, एक द्रव्यमान m v वेग से पूर्व की दिशा में चलता हुआ, आप आंसर बता दो जल्दी से, पूर्व की दिशा में चलता हुआ, पूर्व की दिशा में चलता हुआ उत्तर की ओर आ रहे द्रव्यमान m वेग v से टकराता है, बिल्कुल सेम है, दोनों टकराता है, और दोनों 45 डिग्री पर चलने लग जाते हैं, पर चिपक कर चलने लग जाते हैं, अंतिम वेग होगा। चलो भैया जी, हाँ जी आयुष्मान, आंसर बता बेटा कितना होगा। चलो भैया आंसर बताओ, जोश में आओ, बताओ आंसर कितना होगा। भाई देखो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इसका उत्तर क्या है, सॉल्यूशन क्या है भाई। एक m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान किससे चल रहा है मेरे भाई, m द्रव्यमान ईस्ट की दिशा में चल रहा है, ईस्ट की दिशा में मतलब ऐसे चल रहा है, मेरी बात को समझना। और एक दूसरा द्रव्यमान उत्तर की दिशा में आ रहा है, ईस्ट मतलब होता है इस तरफ को, आप जानते होंगे दिशाएं, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो एक और द्रव्यमान ऐसे आ रहा है, और इन दोनों की मेरे भाई टक्कर होगी, इन दोनों की टक्कर होगी, और टक्कर खाकर दोनों कहां चले जाएंगे, दोनों 45 डिग्री पर चले जाएंगे। दोनों किस पे चले जाएंगे भाई, 45 डिग्री पर, दोनों किस पे चले जाएंगे, 45 डिग्री पर चले जाएंगे। तो भाई एक ऐसे आया, जो आया, और इन दोनों की टक्कर होकर 45 पे चले गए, और हमें बताना है कि इसका अंतिम वेग कितना होगा, इसका अंतिम वेग कितना होगा, ये हमें बताना है, वी डैश कितना होगा। इसका भी एम वी है, और इसका भी कितना है, एम और वी है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। मैंने आपसे क्या कहा, संवेग के संरक्षण का नियम हमेशा एक दिशा में लगता है। इसकी बात लेकर चलूं तो m इंटू वी प्लस में, क्या इसका भी जोड़ दोगे क्या? अरे भैया इसका x घटक कितना होगा, x कंपोनेंट कितना होगा, 0। भाई मैथमेटिक्स याद करो, मैथमेटिक्स में जितनी भी चीजें y ग्राफ पर होती हैं, y वाली चीज पर होती है, वहां पर x 0 नहीं लिखते हो भाई। भैया जी इसमें सिर्फ y कंपोनेंट यानी y घटक ही तो है, इसमें x तो 0 है ना भाई, x की तरफ तो ये जा ही नहीं रहा ना, और x की तरफ तो इसका वेलोसिटी 0 है ना, हमें तो x का लिखना है, तो क्या 0 नहीं लिखना पड़ेगा इसका? दिमाग लगाओ अपना यार, इधर तो x में है, लेकिन ये वाला तो x में नहीं है ना, इसका तो कोई घटक भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ y में, y में क्या होगा, कंपोनेंट भी y में क्या होगा, y में, x में तो ये 0 है ना। टकराने के बाद कितना होगा बेटा, टकराने के बाद दोनों जुड़ जाएंगे 2m, और कितने वेग से चलेंगे, v डैश, और इसका x में कितना होगा, अगर मैं लिखना चाहूं तो x में कितना होगा, v डैश cos 45 होगा। मुझे बताओ cos 45 होगा, इसका x में लिख दिया, कितना होगा बोलो भैया जी। एक दिशा में मैंने पूरा नियम लगा दिया, बस कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। mv बराबर कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2 इंटू m इंटू वी डैश, इंटू में क्या होगा 1/√2 होगा, 1/√2 से √2 काट देंगे, m से m काट देंगे, वी डैश बराबर क्या निकलेगा v/√2, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। जिसने भी आंसर बताया दैट इज करेक्ट, बहुत बढ़िया सुधाकर। और इस तरीके से अब आप कैपेबल हो, इंडिया का डिफेंस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बन पाए, इतना मेरा आपको पता है। मुझे नहीं पता कि लोग कैसा क्या पढ़ाते हैं, लेकिन भाई मैं इतना जरूर बता दूं, आप चाहे इंडिया में ऑनलाइन किसी को भी खंगाल लेना, अगर आपको इससे कोई डिटेल में कराता हुआ मिल जाए, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कराते हुए मिल जाए, और इससे अच्छे क्वेश्चंस कराते हुए मिल जाए, आप ये समझ लीजिए बेस्ट कंटेंट दे सकता हूं, जितना दे सकता हूं उतना देने की आपको कोशिश कर रहा हूं। सारे टाइप करा रहा हूं, सारी चीजें जितनी है भैया, सीधी सी बात। और इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आप आज लगाने बैठ जाना और क्वेश्चन लगा के मुझे बताना कि आपको आनंद आया कि नहीं आया। जो भी आपकी एनडीए की बुक है, चाहे पाथ फाइंडर लगा रहे हो, दिशा पब्लिकेशन लगा रहे हो, कोई भी, और मुझे बताना कि आप पे क्वेश्चन लगे आज के नहीं लगे, तब जाके कुछ मजा आएगा। चलो ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना सर, थैंक यू वेरी मच। क्यों क्यों नहीं नहीं, चलिए इन इलास्टिक कुछ मामले नहीं है। अरे भैया इनलास्टिक ही है यार, अच्छा इनलास्टिक बेटा, परफेक्टली इनलास्टिक का केस बनता है। इनलास्टिक आप निकाल नहीं पाओगे ना, क्योंकि उसमें आपको एनर्जी लॉस पता करना पड़ेगा। यहाँ पर तो ई की वैल्यू या तो 0 है या 1 है, वहाँ पर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, तो आपको वहाँ पर ई का टर्म भी आ जाएगा, और ई का टर्म बनेगा तो क्वेश्चंस के लेवल बहुत ऊपर बढ़ा जाएगा, तो इसलिए चलिए ठीक है।
सर पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, पूरा टाइम नोट्स बनाने में ही चला जाता है, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास के साथ नोट्स बनाया करो। आपको मैं स्टार्टिंग से इसीलिए बोल रहा था, कोई मेरी बात, कुछ लोग बोल रहे थे पीडीएफ से पढ़ा, भाई पीडीएफ से जरूर पढ़ा। मैं हमेशा हर किसी से बोलता हूँ, याद रखो अगर कोई पीडीएफ से आपको पढ़ा रहा है तो वो अपना काम बचा रहा है। पीडीएफ से फोटोज दिखाए जा सकते हैं, पर आपके साथ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी जाके चीजें अच्छी होंगी, अदरवाइज चीजें अच्छी नहीं होंगी। डीपीपी यहाँ नहीं मिलती है राजा, 50 बार बोल चुका हूँ, फिर से आज दोहरा रहा हूँ, डीपीपी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी, वहीं पर मिलती हैं, वहीं मिलेंगी, जो भी चीज़ें करनी है वहीं होंगी। यहाँ पे डीपीपी मेरे पास नहीं होती है, ठीक है जी। तो वहीं से करें आप। फिजिक्स के नोट्स हम साथ के साथ बनाते हैं। हाँ भैया, मैं हमेशा से बोलता हूँ टाइम बचाओ, अपना भी और दूसरे का भी। अपना टाइम क्यों खराब करोगे, पीडीएफ से पढ़ोगे, फिर घर में पीडीएफ डाउनलोड करोगे, फिर उसके नोट्स बनाओगे, फिर अलग अलग समझोगे। एक बार भाई, एक बार में समझो ना, क्यों दोबारा से उस सब्जेक्ट को उठाना, एक ही बार में समझ के जाओ ना यार, लिखो। और अपनी जब तक आपका पेन नहीं चलेगा ना, एक बात याद रखना, बचपन भूल गए आप हमेशा से। आप 10th 11th 12th 9th 10th 8th में हमेशा कैसे मार्क्स लाए हो, कैसे अच्छे मार्क्स लाए, भूल गए आप जिंदगी में।